लेक्चर नंबर 45। और YouTube पे आपने देखा होगा कि लेक्चर 43 नहीं है, तो वो क्या था? टेस्ट। 43 लेक्चर में टेस्ट हुआ था, वो लेक्चर नंबर तो था हमारा, लेकिन उसके अंदर कोई हमने पढ़ा नहीं था, टेस्ट। लेक्चर नंबर 45 और हम पढ़ रहे थे मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, और इसके अंदर हमने पास्ट पेपर सॉल्व करना है स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 5 सेंट लिमिटेड का। पास्ट पेपर है जी SL का सेंट लिमिटेड और स्प्रिंग 2020, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 2020 को क्वेश्चन नंबर 5 SL सेंट लिमिटेड। इसके अंदर हमें जो मांगा गया है रिक्वायरमेंट, अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट है जी प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020, कि हमने इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है 2020 की 3 प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q एंड प्रोडक्ट R। इन 3 प्रोडक्ट की हमने इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है 2020 की। अब उनके लिए डाटा हमें ऊपर बताया गया है कि ये 3 प्रोडक्ट जो हैं ये ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं जो हमें एक प्रोसेस से मिलती हैं, यानी कि प्रोसेस 1 से। अगर मैं इसकी डायग्राम, यहाँ पर हम इसकी डायग्राम बना देते हैं ऊपर, इस प्रोसेस की अगर डायग्राम बनाए तो प्रोसेस 1 में कोई एक इनपुट आया होगा, उस इनपुट से हमें 3 प्रोडक्ट मिली होंगी, एक P, एक Q और एक R। और हमने इनपुट कितने यूनिट्स का दिया ये बताया है, कितने का जी? 744,000। 744,000 का हमने एक इनपुट दिया। ये 744,000 यूनिट्स हैं। जब हमने इसका एक इनपुट दिया तो बदले में हमें 3 प्रोडक्ट्स मिली, ये प्रोडक्ट कहलाएंगी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। और जो आउटपुट मिली होगी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की, उनकी रेशो भी बता दी है कि वो किस रेशो से मिली होंगी, 50, 30 और 20 रिस्पेक्टिवली है, यानी कि इन यूनिट्स का 50% P मिला होगा, 30% Q मिला होगा और 20% R मिला होगा। ये मैंने परसेंटेज में लिख लिया है क्योंकि टोटल 100 है, तो 100 आउट ऑफ 50, यानी कि उसमें से हमें 50 का एरिया यहाँ से मिला, मतलब 50 यूनिट्स अगर मिले तो 50%, फिर 30 और फिर 20 परसेंटेज में लाएंगे तो 50, 30, 20% ही बनेगा। अब ये हमें PQ R मिल गया। अब ये प्रोसेस 1 से मिले हैं, जबकि P और Q स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिक जाएंगे। ये बात उसने बोली है कि P और Q स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक जाएंगे, जबकि जो प्रोडक्ट R है ये फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगी और ये होगा प्रोसेस 2। ये फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगी, ये प्रोसेस 2 होगा। इधर भी कोई कन्वर्जन लगी होगी, उसके बाद यहाँ पर भी कोई कन्वर्जन होगी, लेकिन जो इनपुट इसकी होगी वो R वाली कॉस्ट होगी। याद करें एक ऐसा क्वेश्चन हमने अल्फा बीटा जी वाला था, ओशन केमिकल वाला जी, जिसमें बाय प्रोडक्ट था और थीटा बना था सिग्मा से, और इसके अलावा क्या था, बीटा और सिग्मा था, जिसका थीटा बना था फर्दर प्रोसेसिंग से। और थीटा जब बना था तो हमने कोई रिवर्स वर्किंग भी की थी जो यहाँ पर भी होगी, और अल्फा वहां पर बीटा वहां पर स्टेट वैसे ही बिक जाता था, और बीटा बिक जाता था, सिग्मा जो है वो थीटा में कन्वर्ट होता, सिग्मा बिकता था, बीटा थीटा में कन्वर्ट होता था, और जी बाय प्रोडक्ट का, लेकिन जी बाय प्रोडक्ट प्रोसेस 1 का। लेकिन अब की बार जो बाय
प्रोडक्ट दिया है वो प्रोसेस 2 से है, यानी कि प्रोसेस 2 से 2 प्रोडक्ट मिलेंगी। कौन कौन सी? एक टीएस, ये मिलेगी हमें बाय प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगी? आर ही रहेगा। मेन प्रोडक्ट आर ही रहेगा, यानी कि ये फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाएगा। लेकिन जब फर्दर प्रोसेसिंग में जाएंगे कोई कन्वर्जन भी आएगी, मटेरियल जो लगेगा, जो इसकी कॉस्ट होगी, जो हम रेशो कौन सी इस्तेमाल करके करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाली, यानी कि हम जब एलोकेट करेंगे तो उसके लिए 2 रेशोज पड़ी थी, एक फजूल तरीन और एक अफजल तरीन। फजूल क्या थी कि यूनिट्स प्रोड्यूस के बेस पे, और दूसरी क्या थी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे जो इसकी कॉस्ट निकलेगी वही इसकी इनपुट होगी, और फिर आर की बिकने की कॉस्ट आ जाएगी कि ये इतने का बिकेगा। बाय प्रोडक्ट आपके पास एक यहाँ बता दिया है टीएस। क्या कोई इसके दौरान कोई फर्दर प्रोसेसिंग, जब ये P2 में जाएगी, कोई नया मटेरियल ऐड होगा? क्वेश्चन पढ़ लें, कोई नया मटेरियल ऐड होगा? इन प्रोसेस 2 7450 किलोग्राम ऑफ टीएस वाज प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब है ये तो बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये बाय प्रोडक्ट की बताई है कि इतने यूनिट बाय प्रोडक्ट के मिलेंगे और इतने का एक बिकेगा, ये बाय प्रोडक्ट की है। कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग इसके अंदर, फर्दर प्रोसेसिंग में कोई भी मटेरियल ऐड नहीं किया जा रहा, तो मतलब ये सिंपल केस ही है। हम इसकी जब कॉस्ट वगैरह निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये इसकी एक डायग्राम बन गई है। तो हम पहले मेन ये है कि हम इसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। जब इसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे तो भाई ये चीज हमें मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये बिकेगी यहाँ पर आके, तो पहले यहाँ तक जाएंगे, इसकी कन्वर्जन एडजस्टेड यहाँ पर आएगी, आने के बाद इसकी कॉस्ट निकलने के बाद फिर हम इसकी कॉस्ट को एलोकेट कर पाएंगे। करने के बाद हमारे पास प्रॉपर इसका आंसर आएगा। तो पहले प्रोसेस 1 फिर प्रोसेस 2, 2 प्रोसेस हैं। कुछ वैल्यूज हमें प्रोसेस 1 से मिलेंगी, कुछ प्रोसेस 2 से मिलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लें, इनकम स्टेटमेंट बना लें। वर्किंग जहां होगी हम उससे ऑनवर्ड यहाँ पर लाइन लगा के वर्किंग अपनी कंप्लीट करेंगे कि ये चीज़ें चाहिए, जो चाहिए होंगी वो निकालेंगे। बाकी हमें पूरे कंप्लीट प्रोसेस 1 और कंप्लीट प्रोसेस 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएंगी जी? सेल्स। जब सेल्स आएंगी तो सेल प्राइस पर यूनिट बताइए कितने कितने का एक यूनिट बिकेगा। सेकंड बॉक्स देखें वहां पर बताया है, और यूनिट्स सोल्ड भी बताए हुए हैं। यूनिट्स सोल्ड कहीं पर बताए हैं? नहीं बताए, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जी इनकम स्टेटमेंट for the period 2020। इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है 2020 की। कौन से मेथड से बनाएंगे भाई? FIFO से बनाएंगे इसे। वाओ, मार्जिनल से बनाएंगे या ऑब्जर्प्शन से? क्यों? इजी। मेरे ख्याल से मार्जिनल मुश्किल है, ऑब्जर्प्शन से बनाएंगे। तो मार्जिनल तो आप भी कर लेंगे, तो ऑब्जर्प्शन से करेंगे, क्योंकि अब मैं करवा रहा हूँ तो हम इसे ऑब्जर्प्शन से करेंगे। और ऑब्जर्प्शन में इसके 2 से 3 ट्रीटमेंट भी होंगे। ओवर अंडर को हम ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब वहीं पर कमी कर दें, या एडजस्टेड प्रॉफिट में भी लाके कर सकते हैं, या अदर से अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में भी लाके उनकी अलग ट्रीटमेंट करेंगे। तो 3 मेथड हैं। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? अगेन सुन ले, 3 मेथड हैं। ओवर अंडर यानी कि जो प्रॉफिट कम या ज्यादा हुआ है वो या तो आप एडजस्ट कर दें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के अंदर, कमी बेशी वहीं पर एडजस्ट कर दें, या नंबर 2 पे आप उसे एडजस्टेड प्रॉफिट में लाके यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कर दें, या नंबर 3 पे नेट प्रॉफिट निकाल लें, अलग से उसे प्रॉफिट या लॉस में जो है वो मेंशन कर लें। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा?
कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के अंदर उसे एडजस्ट करना। हमने कहां पर सीखा है? हमने अभी तक जो सीखा था वो ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो क्वेश्चन में किया जाएगा वो कहां पर होगा? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के अंदर। अब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा जी सेल्स। सेल्स के लिए यूनिट्स सोल्ड, ये हम वर्किंग से निकाल सकते हैं इनटू सेल प्राइस, इससे आ जाएंगी सेल्स। और हमें एक ही साल की चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट हमें 3 चाहिए, पी क्यू एंड आर। तो यहां पर प्रोडक्ट कर लेते हैं पी, यहां पर प्रोडक्ट कर लेते हैं क्यू, और यहां पर प्रोडक्ट कर लेते हैं आर। रुपीज इन, इसमें क्वेश्चन को लेके चले 1000 में कर लें, रुपीज इन 1000 कर लें। 1000 में आपको थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जगह ज्यादा है तो सारे पैसे लिखते हैं, बस रुपीज में सिंपल करने के मतलब जितने आएंगे उतने लिख लेंगे। अब सेल्स यूनिट्स कितने बेचे होंगे मल्टीप्लाई सेल प्राइस तो हमें बताई गई है टेबल के अंदर, लेकिन यूनिट्स जितने बेचे हैं वो निकालेंगे वर्किंग 1 से। तो वर्किंग 1 हम कर लेते हैं, वर्किंग 1 साथ साथ नोट करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग 1 में सबसे पहले क्या आएगा? क्वांटिटी, क्वांटिटी शेयर। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर क्या होंगे? प्रोड्यूस्ड, और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और यूनिट्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर यूनिट्स है पी क्यू एंड आर, 3 प्रोडक्ट है पी क्यू एंड आर, इनके हमने ओपनिंग क्लोजिंग देखनी है। तो क्या हमें कोई पी का ओपनिंग बताया है क्वेश्चन के अंदर? नहीं। क्या हमें क्यू का कोई ओपनिंग बताया? आर का बताया है, तो वो तो अगले प्रोसेस का है, वो तो अगले प्रोसेस का है। आर तो अगले प्रोसेस में जाएगा, तो अगले प्रोसेस का कोई ओपनिंग पड़ा होगा, उस प्रोसेस का कोई इस पीरियड का क्लोजिंग जाएगा, तो वो तो सारा है। तो लेकिन हम कर ही एक साथ ले, क्योंकि अब तो यूनिट्स जितने बेचे होंगे, अब जितने यूनिट्स बेचे हैं वो भी तो उसने सीधे थोड़ी ना बताए हैं, रेशियोज बताएंगे ना, कि जितने यूनिट्स पहले निकले होंगे उनका 50%, 30%, 20%, तो किसी न किसी रेशियो से हम नीचे लेके आएंगे पहले इसे। तो सबसे पहले ओपनिंग के अंदर कितने? अब तो वर्किंग प्रोसेस कर सकता हूँ, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं? नहीं बताए ना। प्रोड्यूस कितने? प्रोड्यूस की जगह क्या लिख लेंगे? इनपुट। इनपुट कितना? 744। क्लोजिंग कोई बताया है? तो आपके पास आउटपुट भी कितनी हुई? नॉर्मल लॉस बताया है 7%। तो फिर इनपुट का आप क्या ले लेंगे? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 7% है इनपुट का, तो कितने बने? 52080। ये लेस करने के बाद आउटपुट बताए जी 697 1920। ये आ गई आउटपुट। अब आउटपुट इसकी कंप्राइजेज है 50%, 30% एंड 20%। आउटपुट कंप्राइजेज 50, 30 एंड 20% के। ये जो आउटपुट मिली है इसमें आपको 3 प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर मिला है। अब मैं इन तीनों को अलग अलग कर लेता हूं। तो ये जो आउटपुट है आपकी,
ये comprises of output comprises of, पहले आ जाएगा P 691,920 into 50%, कितना बना 3,4,5,960। ये यूनिट्स किसके आ गए P के। उसके बाद Q के होंगे आपके पास 691,920 into 30%, 576। उसके बाद R के यूनिट्स कितने आएंगे, R के यूनिट्स कितने आएंगे हमारे पास यहाँ फिलहाल तो इसके आ जाएंगे 691,920 into 20%, तो कितने 138384। अब टोटल करके देख लें, आपका आउटपुट वही आ गया। अब ये यूनिट्स आपके पास P, Q और R के हैं, P, Q, R के आ गए ना 138384। ये तो हमारी आउटपुट, तो वो यूनिट्स तो बन गए, मतलब जितनी आउटपुट बनी थी उतने यूनिट्स पूरे हो गए, लेकिन आउटपुट ये जो इसकी बनी है ये तो अगले प्रोसेस में चली जाएगी। अब जब अगले प्रोसेस में जाएगी, लेकिन उससे पहले हम सेल्स